बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है लॉ गेट के हवाले से है और आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे जो पाकिस्तान बार कौंसिल के रूल्स हैं जो लॉ गेट के सिलेबस का हिस्सा हैं, वो स्टडी करेंगे। जो पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार कौंसिल रूल्स हैं, इसका जो चैप्टर 7 है और चैप्टर 7 का टाइटल है कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स ऑफ एडवोकेट्स, कि एक वकील का जो प्रोफेशनल जो कंडक्ट है वो एडवोकेट के साथ कैसा होना चाहिए, क्लाइंट्स के साथ कैसा होना चाहिए, अदालत में कैसा होना चाहिए और जनरल पब्लिक के साथ कैसा होना चाहिए। तो ये रूल्स जो हैं ये आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका जो पार्ट ए है, कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट्स, कि एक वकील का बाकी वकला के साथ जो कंडक्ट है वो किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से अदर एडवोकेट्स को ट्रीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रूल नंबर 134 से। इसमें कहते हैं कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट टू अपहोल्ड एट ऑल टाइम्स द डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग ऑफ हिज प्रोफेशन। तो यहाँ तक कहते हैं कि ये हर एक एडवोकेट की ये ड्यूटी है कि वो अपने प्रोफेशन की जो वक़ार है, जो शान है, जो बुलंद मकाम है, उसको हमेशा बरकरार रखेगा, उसको ऊंचा रखेगा। और आगे कहते हैं कि एज़ वेल एज़, लेकिन अपने प्रोफेशन की जो शान और वक़ार है उसको बरकरार रखने के साथ साथ हिज ओन डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग एज अ मेंबर देयर ऑफ, इसके साथ साथ वकील ने अपने प्रोफेशन की भी जो जो आला शान और मकाम है उसको बरकरार रखना है, और साथ साथ अपना भी उसने अपना जो जो अपना वकार है, जो अपना बुलंद मकाम है एज अ वकील, वो उसने बरकरार हमेशा रखना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। आगे है रूल नंबर 135। एन एडवोकेट शेल नॉट सोलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टाइजमेंट और बाय एनी अदर मीन्स। यहाँ तक इसमें कहते हैं कि वकील जो है वो अपने पेशे का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा। यानी मिसाल के तौर पर एक वकील जो है वो अपना एक कोई साइन बोर्ड बनाता है और उसके ऊपर वो लिख देता है कि मैं क्रिमिनल केसेस में जो 302 के केस हैं उसमें मैं 50,000 रुपये में ज़मानत करता हूँ, 30,000 में करता हूँ, इस तरीके से सस्ता करके दिखाता है। या कोई भी इस तरीके से अपने प्रोफेशनल जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं कर सकता। आगे इसमें आगे बताते हैं कि दिस क्लॉज शेल नॉट बी कंस्ट्रूड एज प्रोहिबिटिंग द पब्लिकेशन और यूज़ ऑफ ऑर्डनरी प्रोफेशनल कार्ड्स, नेम प्लेट्स और कन्वेंशनल लिस्टिंग इन डायरेक्शंस। लेकिन इसके साथ अगर वकील जो है वो अपना कोई नेम, अपने नाम का कोई प्लेट बनाता है या कोई कार्ड बनाता है जिस तरह विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, तो इस पर कोई पाबंदी नहीं है, so long as the information content therein is limited to professional and academic qualification। और ये जो वो नेम प्लेट बनाता है, कोई कार्ड बनाता है, तो इसमें अगर वो अपना जो उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, जिस तरीके से ऊपर लिखा होता है कि BLLB, MLLB वगैरह वगैरह जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, वो उसके ऊपर वो लिख सकता है। एंड पब्लिक ऑफिस करंटली हेल्ड एंड डज नॉट कंटेन एनी मैटर विच सेवियर ऑफ पर्सनल एडवर्टाइजमेंट। तो इसके साथ साथ अगर वो वकील साहब का अपना कोई किसी दूसरी जगह पे अपना कोई ऑफिस बनाया हुआ है, तो उस ऑफिस के ऊपर वो अपना कोई साइन बोर्ड लगा सकता है, कोई प्लेट लगा सकता है जहाँ पे उसके ऊपर लिखा हो, कोई बोर्ड लगा सकता है कि ये वकील साहब का ऑफिस है, लेकिन कोई पर्सनल वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ये नहीं कर सकता। इसके आगे है रूल नंबर 136। एन एडवोकेट शेल नॉट एम्प्लॉय एनी अदर पर्सन टू सोलिसिट और ऑब्टेन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट नॉर remunerate another person for soliciting or obtaining professional employment for him। यहाँ पे कहते हैं कि कोई वकील जो है वो अपना किसी किसी बंदे को अपने साथ नहीं रखेगा जो उसके लिए ये प्रोफेशनल जो वर्क है उसका केसेस लेके आता है उसके पास, इस तरीके से किसी पर्सन को नहीं रखेगा, ना उसको मुआवजा देगा इस काम के लिए। नॉर शेल ही शेयर विद एन अनलाइसेंस पर्सन एनी कंपनसेशन अराइजिंग आउट ऑफ और इंसिडेंटल टू प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे इसको समझें कि एक वकील साहब जो है वो किसी अनलाइसेंस पर्सन को, किसी शख्स को रखता है कि आप मेरे लिए केसेस लेके आओ, जो केसेस आप लेके आएंगे तो मैं उसमें आपको इतना इतना कमीशन दूंगा। वकील साहब ऐसे काम नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ये कहते हैं कि अगर एक बंदा आपके पास केस लेके आता है और उस केस से आपको जो भी फीस मिलेगी, तो वो आपसे कहता है अनलाइसेंस पर्सन वकील साहब से कि मुझे इसमें इतनी कमीशन आपने देनी है, आप जितनी फीस लेंगे इतनी इसका इतना परसेंटेज आप मुझे देंगे। तो यहाँ पे इस रूल नंबर 36 में मना किया गया है कि वकील साहब जो है वो न किसी इस तरह अनलाइसेंस पर्सन को अपने काम के लिए रखेगा कि वो उसके लिए केसेस लेके आए, और ना ऐसे पर्सन को रिम्यूनरेट करेगा। नॉर शेल ही एड और अबेट एन अनलाइसेंस पर्सन टू प्रैक्टिस लॉ और रिसीव कंपनसेशन देयर ऑफ। और वकील साहब ने किसी अनलाइसेंस पर्सन को इजाज़त नहीं देनी कि वो लॉ में पार्टिसिपेट करे, उसके बिहाफ पे अदालत में पेश हो जाए।
और आगे जो प्रोसीडिंग है उसमें हिस्सा लें और फिर वहाँ पे पेश होने पर उसको कंपनसेशन दें। ये चीज़ें नहीं करनी। नॉर शेल ही नोविंगली एक्सेप्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफर टू हिम एज अ रिजल्ट ऑफ और एज इंसिडेंटल टू द एक्टिविटीज़ ऑफ एन अनलाइसेंस पर्सन। या एक अनलाइसेंस पर्सन आपके पास आता है, कोई केस लेके आता है और वो आपको कुछ और चीज़ें ऑफर करता है, कोई और जो है प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफर करता है, तो वकील साहब ने वो एक्सेप्ट नहीं करनी। इसके बाद है रूल नंबर 137, एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट अबाउट अ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी विद अ पार्टी रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट इन द एब्सेंस एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच एडवोकेट। अब जैसे मुखालिफ पार्टी है, मैं एक तरफ से वकील हूँ, दूसरी तरफ से जो फरीक है, मैं उस फरीक से केस के हवाले से बात नहीं करूँगा। तब बात करूँगा जब मैं उसके वकील से कंसेंट ले लूँ कि मैं आपके इस क्लाइंट से बात करना चाहता हूँ इस केस के हवाले से। तो तब अगर वो वकील मुझे कंसेंट देता है, मुखालिफ वकील, तब मैं उसके क्लाइंट से बात कर सकता हूँ इस केस के हवाले से। अदरवाइज वकील को ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे आ जाता है रूल नंबर 138, एन एडवोकेट शेल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ द अपोजिंग कौंसल। यहाँ पे वकील साहब अदालत में खड़े हैं, लेकिन जो मुखालिफ वकील हैं वो उस टाइम अदालत में मौजूद नहीं है। कम्युनिकेट विद और आर्गू बिफोर अ जज और जुडिशल ऑफिसर। अब ये मेरे पास मिसाल के तौर पर एक केस है, जो मुखालिफ वकील है वो अदालत में नहीं है, तो मैं उस वकील की एब्सेंस में जज साहब से या जो कोर्ट का कोई भी स्टाफ मेंबर है, तो उससे मुखालिफ वकील की गैर मौजूदगी में बात नहीं करूँगा, एक्सेप्ट इन ओपन कोर्ट। लेकिन ओपन कोर्ट में बात हो सकती है। and upon the merits of a contested matter pending before such judge or judicial officer. Nor shall he, without furnishing the opposing advocate with a copy thereof, address a written communication to a judge or judicial officer concerning the merits of a contested matter pending before such judge or judicial officer. The rule shall not apply ex parte matter or in respect of matters not sub judice before the judge or judicial officer concerned. तो सिंपल सी बात 138 में ये बताई गई है कि जैसे जज साहब से अकेले में मैं केस के हवाले से बात नहीं करूँगा, या जो जो कोर्ट के स्टाफ हैं उनसे मैं केस के हवाले से अकेले में बात नहीं करूँगा, लेकिन ओपन कोर्ट में सबके सामने कोई भी बात करनी है, केस के हवाले से है चाहे कुछ भी है, तो वो कर सकता हूँ। उसके बाद आगे कहते हैं इसी रूल में कि अगर मैंने कोई रिटन आर्गूमेंट करने हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर अदालत में प्रोड्यूस करने हैं, तो सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट की जो फोटोकॉपी है वो मैं जो अपोजिट कौंसल है, अपोजिट जो वकील है, मैं उसको दूंगा ताकि वो भी देख सके कि मैं जज साहब को क्या बता रहा हूँ। लेकिन ये जो रूल है इसमें कहते हैं कि अगर कोई एक्स पार्टी मैटर है, यकतरफा, जो मुखालिफ पार्टी है उसके खिलाफ यकतरफा हो चुका है केस, उस सूरत में अगर मैं जज साहब से कोई भी बात करना चाहता हूँ तो वहाँ पर ये रूल जो है अप्लाई नहीं होगा। आगे आ जाता है रूल नंबर 139, a client's proffer of assistance of additional advocate should not be regarded as evidence of want of confidence, but the matter should be left to the determination of the client. An advocate shall decline association as a colleague unless the dues of the advocate first retained are paid. तो इसमें कहते हैं कि अगर क्लाइंट जो है वो एडिशनल एडवोकेट रखना चाहता है, यानी कि एक क्लाइंट आया मेरे पास, उसने मुझे वकील हायर किया, उसके बाद में या उसी टाइम वो किसी एडिशनल एडवोकेट को रखना चाहता है, एक मज़ीद एक और वकील को भी वो शामिल करना चाहता है, तो ये उस क्लाइंट की मर्ज़ी है, मैं उसको रोक नहीं सकता। और इसमें दूसरी बात आखिर में ये बताई गई है इस रूल में कि अगर मेरे पास एक क्लाइंट आता है, उसने ऑलरेडी एक वकील को हायर किए हुआ है, वो कहता है कि मैं उस वकील को इस केस से निकालता हूँ, आपको शामिल करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे उस क्लाइंट से ये कहना चाहिए कि आपके ऊपर अगर उस वकील साहब के कोई ड्यूज़ हैं, कोई फ़ीस बाकी हैं, तो आप उसको अदा करें, उसके बाद मेरे पास आ जाएं। उसके बाद है रूल नंबर 140, क्लाइंट्स नॉट एडवोकेट्स आर द लिटिगेंट्स। इसमें कहते हैं कि जो क्लाइंट्स हैं मुकदमाबाज वो लोग हैं, वकील आपस में मुकदमाबाज नहीं हैं। वट एवर मे बी द इल फीलिंग एग्जिस्टिंग बिटवीन क्लाइंट्स। अब क्लाइंट्स की आपस में जो भी इल विल फीलिंग है, जो भी उनकी आपस में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, गुस्सा है, नफरत है, जो कुछ भी है, तो वो उनका आपस में अपने हद तक रखेगा। लेकिन जो वकील है वो क्लाइंट्स का जो गुस्सा है वो आपस में वकील एक दूसरे के ऊपर नहीं निकालेंगे। इट शुड नॉट बी अलाउड टू इन्फ्लुएंस एडवोकेट्स इन देयर कंडक्ट एंड डेनेमर टूवर्ड्स ईच अदर एंड टूवर्ड द पार्टीज इन द केस। अब केस का जो आपस में केस में जो लिटिगेंट्स हैं, जो फरीकेन हैं, उनका आपस में जो भी उनका जो डायनेमर है, जो एक दूसरे के साथ रवैया है,
वो वकील साहब उसको अपना के अपने मुखालिफ वकील के साथ वो बर्ताव नहीं करेगा। ऑल पर्सनल क्लैशेस बिटवीन एडवोकेट्स शुड बी स्क्रैपलेसली अवॉइडेड। अब वकीलों का आपस में भी अगर कोई क्लैशेस हैं किसी भी बात पे, लेकिन जब अदालत में आएंगे और केस लड़ेंगे तो वहाँ पे अपने जो उनकी जो पर्सनल क्लैशेस हैं उसको वो अवॉइड करेंगे। इसके बाद है रूल नंबर 141, नो डिविजन ऑफ फीस विद एनी पर्सन फॉर लीगल सर्विसेज इज प्रॉपर एक्सेप्ट विद अनदर एडवोकेट बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एज एक्सप्रेस्ड इन द एग्रीमेंट बिटवीन द एडवोकेट्स। अब इस रूल नंबर 141 में कहते हैं कि वकील ने अपनी जो फीस है उसकी डिवीजन नहीं करेगा, बाकी किसी पर्सन के साथ अपनी फीस को डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि अगर कुछ वकील मिल के वो एक फॉर्म बनाते हैं, लीगल फॉर्म बनाते हैं, उसमें वो बाकायदा एग्रीमेंट करते हैं कि हमारे पास किसी भी वकील के पास कोई केस आएगा तो उसकी जो फीस होगी वो हम आपस में डिवाइड करेंगे। वो किसी बाकायदा एग्रीमेंट होती है, जो लीगल फर्म होता है उसमें जितने वकील शामिल होते हैं वो कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी वकील किसी भी पर्सन के साथ अपनी जो फीस है वो डिवाइड नहीं करेगा। आगे आ जाता है रूल नंबर 142, सब्जेक्ट टू द प्रेसिडेंस of the Attorney General and the Advocate General as established by constitutional usage and practice, it is the duty of advocate to maintain and uphold the order of precedence in accordance with the role of advocates maintained by the Bar Council. रूल नंबर 142 में कहते हैं कि हर वकील की ये ड्यूटी है कि वो अपने सीनियर की जो है उसकी हमेशा उसकी कदर करें, उसका जो प्लेस ऑफ हॉनर है उसकी हमेशा कदर करें। यहाँ पे जो बार कौंसल जो है, अब जैसे वकील जो है उनकी एनरोलमेंट होती हैं बार कौंसल में, तो उनको अपना एक जो बीसी कोड है वो अलाट किया जाता है, एक अपना लाइसेंस नंबर अलाट किया जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि बार कौंसल ने जिसमें सबसे पहले कोई एनरोल हुआ है, अब यहाँ पे एज की जो है वो रिस्पेक्ट वाली बात नहीं है कि जैसे नॉर्मली वो कर सकते हैं क्योंकि कोई मुझसे बड़ा है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि बेशक मुझसे एक पर्सन उम्र में बड़ा है लेकिन मैं सबसे पहले एनरोल्ड हुआ हूँ बार कौंसिल में, तो उसको चाहिए कि वो मेरी जो है यहाँ पे प्रेसिडेंस करें, यहाँ पे मेरी वो प्लेस ऑफ हॉनर जो है वो मेरी बरकरार रखें। इसके बाद है आगे रूल नंबर 143, जूनियर एंड यंगर मेंबर्स शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू सीनियर एंड एल्डर मेंबर्स, द लेटर आर एक्सपेक्टेड टू बी नॉट ओनली courteous but also helpful to the junior and younger brethren at the bar। यहाँ पे इसमें कहते हैं रूल नंबर 143 में कि जितने जूनियर या यंगर लॉयर हैं, जो अभी जूनियर लॉयर जैसे कोर्ट में आते हैं, तो उनको हमेशा जो है अपनी सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो है जो जो सीनियर हैं वो लोग भी, सीनियर को भी चाहिए कि वो जूनियर की हेल्प करें कोर्ट में भी और हर तरीके से उनको आगे जो है मोटिवेट करें। इसके बाद है रूल नंबर 144, वेयर मोर देन वन एडवोकेट इज एंगेज ऑन एनी साइड इट इज़ द राइट ऑफ द सीनियर मेंबर टू लीड द केस। यहाँ तक कहते हैं कि जब किसी केस में एक साइड से एक से ज़्यादा वकील इंगेज हैं तो यहाँ पे सीनियर मेंबर का ये राइट बनता है, सीनियर वकील का ये राइट बनता है कि वो आगे केस को लीड करें। एंड द जूनियर मेंबर शुड असिस्ट हिम, और जो जूनियर है वो अपने सीनियर को असिस्ट करेंगे उस केस में। अनलेस द सीनियर सो वांट्स, जब तक सीनियर नहीं चाहता तो आपको उसको असिस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर सीनियर आपसे कह दें कि आप आ जाए इस केस को आगे इसको लीड करें, तो उस सूरत में फिर जूनियर जो है वो आगे आ सकता है, उस केस को लीड कर सकता है। तो ये रूल्स हैं रूल नंबर 134 से लेके 144 तक कि एक वकील का बाकी वकला के साथ और कोर्ट में जो कंडक्ट है वो किस तरीके से होना चाहिए। आगे जो है इसमें फिर स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि वकील का जो कंडक्ट है वो क्लाइंट्स के साथ कैसा होना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल्स हैं, अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसका लिंक जो है मैं इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपके लिए आज का लेक्चर इंतहाई इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।